नमस्कार दोस्तों, अभिनव ऑनलाइन क्लास रिंगस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं सुनील कुमार मीणा उपस्थित हूं आपके सामने एक बार फिर भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर। हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो टॉपिक था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा आर्टिकल 15 देखा था पिछले वीडियो में, और आर्टिकल 15 बहुत वाइड था, बहुत डिटेल में पढ़ा हमने, इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और 2 पार्ट हमने उसके बनाए। और आज मैं बात करना चाहता हूं अनुच्छेद 16 की। देखिए अनुच्छेद 16 दोस्तों, एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, अनुच्छेद 15 और 16 बेहद ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, बेहद ही गंभीर हैं। रिजर्वेशन जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा होता है उसको लेकर हैं, इसलिए ध्यान से देखें। और लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में कहा भी था, फिर कह रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, अनुच्छेद 16 देखने से पहले हमारे जो अनुच्छेद 15 को लेकर 2 वीडियो हैं उनको आप जरूर देखें, उसके बाद ही आप अनुच्छेद 16 की वीडियो देखें, क्योंकि बिना अनुच्छेद 15 पढ़े आप 16 को क्लियर नहीं कर पाएंगे, थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, इसलिए ध्यान रहे। बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। देखिए, जिस प्रकार अनुच्छेद 15 में कुल 6 धाराएं थी, कुल 6 सब क्लोज थे, उसी प्रकार अनुच्छेद 16 में भी कुल 6 सब क्लोज हैं। कितने सब क्लोज हैं दोस्तों? 6। लेकिन दोस्तों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यहां 6 सब क्लोज नहीं बल्कि 4 सब क्लोज थे। कितने थे? 4। बाकी ये सब क्लोज जो 2 बाद में जोड़े गए, 5 और 6, ये कब जोड़े गए इनकी मैं बात करूंगा तो वो बाद में करूंगा। अभी आप इतना याद रखिए, अनुच्छेद 16 में वर्तमान में 6 सब क्लोज हैं, 6 धाराएं हैं। और कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उनसे संबंधित बात करना चाहता हूं। सबसे पहले अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है अनुच्छेद 16(1)? ध्यान से देखना। अनुच्छेद 16(1) कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। गौर से देखना दोस्तों, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली ये कहती है कि राज्य के अधीन रोजगार एवं नियुक्ति में, क्या कहती है? राज्य के अधीन रोजगार, इसको मैं नियोजन भी बोल सकता हूं दोस्तों, रोजगार को, रोजगार एवं नियुक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 16(1) ये कहता है कि राज्य के अधीन रोजगार एवं नियुक्ति में, अर्थात नियोजन एवं नियुक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 16(1) कहता है। सीधे शब्दों में मैं ये बोल सकता हूं, अनुच्छेद 16(1) में लिखा हुआ है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात लोक नियोजन का मतलब होता है रोजगार में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 16(1). अब बात करना चाहता हूं दोस्तों आगे। इसमें कोई ज्यादा गंभीर, कोई डिटेल वाली बात नहीं है, आपको सिंपली सीधे शब्दों में ये याद रखना है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात रोजगार एवं नियुक्ति में, राज्य के अधीन जो रोजगार एवं नियुक्तियां होती हैं उनमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह कहता है अनुच्छेद 16(1). अब बात करना चाहता हूं दोस्तों आगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें अनुच्छेद 16(2) है, और वो कैसे इंपॉर्टेंट है गौर करना। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(2) ये कहता है, क्या कहता है? राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, निवास एवं जन्म स्थान। माफी चाहूंगा दोस्तों, इसको एक क्रम में लिख देता हूं मैं, ये क्रम सीधे याद रखना है आपको। जन्म स्थान और निवास। आप कहेंगे दोस्तों इसमें भी सर क्रम है क्या? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब हमने अनुच्छेद 15(1) और 15(2) पढ़ा था, तब हमने वहां बात की थी, धर्म की बात की थी, मूलवंश की बात की थी, जाति की बात की थी, लिंग की बात की थी और जन्म स्थान की बात की थी। अनुच्छेद 15 में 5 आधार की बात की थी, 5 ग्राउंड्स की बात की थी हमने, जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान,
कि राज्य इन आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा हमने अनुच्छेद 15 में पढ़ा था कि इन 5 आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। कल मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप किया। क्वेश्चन ये था कि सर क्या इन 5 आधारों को छोड़कर अनुच्छेद 15 में अन्य किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है क्या? मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल जो शब्दावली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 15 में कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान एवं इसके अलावा भी किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आप ये बिल्कुल मत समझना कि अनुच्छेद 15 में जो ये 5 आधार लिखे हुए हैं कि उनके अलावा भेदभाव कर सकते हैं क्या? जी नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है कि इन 5 के अलावा भी अन्य किसी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात याद रहे दोस्तों, क्लियर रखना। आगे बात करना चाहता हूं, देखिए अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? पहली बात तो ये, अनुच्छेद 15 में 5 आधार थे, 5 ग्राउंड्स थे, और अनुच्छेद 16(2) में आप देख रहे हैं 7 आधार हैं, 7 ग्राउंड्स हैं। पहली बात तो ये सीधा प्रश्न आ सकता है, अनुच्छेद 15 में निम्न में से कौन सा आधार उल्लेखित नहीं है? 2 आधार उल्लेखित नहीं है, उद्भव और निवास। अनुच्छेद 16 में ये 2 एक्स्ट्रा ग्राउंड्स हैं, उद्भव और निवास के आधार पर। अनुच्छेद 15 में इनका उल्लेख नहीं है, अनुच्छेद 16 में ये 2 एक्स्ट्रा आधार हैं। बात करना चाहता हूं आगे दोस्तों, एक बात कह दूं, अनुच्छेद 15 में क्रम था वो इस प्रकार था इनका, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। अनुच्छेद 16 में थोड़ा फेरबदल है, ये चारों वर्ड एजिट लिखे हुए हैं, लेकिन 15 में 5वें नंबर पर जन्म स्थान था, यहां उद्भव शब्द लिखा हुआ है, 6ठे नंबर पर जन्म स्थान है, 7वें पर निवास है। ये बात भी याद रहे, इनको इसी क्रम में इसी सिस्टम से याद रखना है। इन 7 शब्दों को न केवल याद रखना है बल्कि इसी क्रम में याद रखना है जिस प्रकार 15 में वो 5 शब्दों को क्रम में याद रखा था। अब बात करना चाहता हूं आगे, धर्म, रिलीजियस, मूलवंश की बात करूं तो रेश बोल सकता हूं, जाति की बात करूं तो कास्ट बोल सकता हूं, लिंग की बात करूं तो जेंडर, सेक्स बोल सकता हूं, उद्भव की बात करूं तो ओरिजिन बोल सकता हूं, उत्पत्ति। जन्म स्थान की बात करूं तो मैं जन्म स्थान को मैं अंग्रेजी में बोलता हूं बर्थ पैलेस, और निवास को मैं अंग्रेजी में बोलूंगा तो रेजिडेंस बोलूंगा। दोस्तों ध्यान रहे। अब यहां एक समस्या है बच्चों। समस्या क्या है? कई दफा बच्चों ने मेरे से प्रश्न पूछे हैं, बोले सर ये तीनों शब्दों में क्या अंतर है, आप ये अंतर बता दीजिए। इन 3 शब्दों में धर्म हम जानते हैं, मूलवंश हम जानते हैं, जाति जानते हैं, लिंग। अक्सर बच्चे इन तीनों को एक समझ बैठते हैं, बोले सर ये तीनों में क्या अंतर है। एक बारीक सी बात है दोस्तों, क्या है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, मैं अभी रिंगस में रह रहा हूं। कहां रह रहा हूं? रिंगस में। मेरा मूल गांव कौन सा है? मेरा मूल गांव नीम का थाना है। कौन सा है दोस्तों? नीम का थाना। मेरा बर्थ प्लेस, मेरा जन्म कहां हुआ? नीम का थाना में। और दोस्तों एक शब्द आता है उद्भव, जिसे उत्पत्ति भी बोल सकता हूं, ओरिजिन। दोस्तों मैं किस वंश से बिलोंग करता हूं, मेरी पीढ़ी क्या है, मतलब मेरी पीढ़ियों की उत्पत्ति कैसे हुई। पीढ़ियों का मतलब मेरे दादा परदादा, उनका जन्म कहां हुआ, मेरे दादा परदादा कहां से बिलोंग करते थे, वो हो गया दोस्तों उद्भव। अक्सर लोग उद्भव को और जन्म स्थान को एक समझ बैठते हैं। दोस्तों अंतर क्या है उद्भव और जन्म स्थान में, जरा गौर से समझना। उद्भव का मतलब होता है कि मेरे दादा परदादा, मेरी पीढ़ियां, वो कहां रहते थे, वो कहां से निकल कर आए, वो कहां से उठ करके आए। मीन टू से कि वो कहां रहते थे, फिर वो आगे कहां आ गए। जैसे मान लीजिए मेरी पीढ़ियां नीम का थाना ही, मेरी पीढ़ियां नागौर से बिलोंग करती थी, फिर हम नागौर से वहां से प्लाइन करके हम नीम का थाना आ गए। कहां आ गए? नीम का थाना। तो मेरा उद्भव कौन सा हुआ? नागौर। कहां हुआ? नागौर, की मेरी पीढ़ियां वहां से बिलोंग करती थी। फिर हम कहां आ गए? नीम का थाना। तो मेरा बर्थ प्लेस कौन सा रहा? नीम का थाना। और निवास का मतलब है वर्तमान में मैं कहां निवास कर रहा हूं। तो दोस्तों वर्तमान में मैं कहां निवास कर रहा हूं? रिंगस। बात समझ में आई क्या दोस्तों? फिर समझना दोस्तों, उद्भव का मतलब है मेरी पीढ़ियां, 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां। मान लीजिए वो नागौर से थी, फिर वहां से वो लोग प्लान करके नीम का थाना आ गए। मेरा बर्थ कहां हुआ, मेरा जन्म कहां हुआ? नीम का थाना। तो मेरा निवास स्थान कौन सा हो गया? नीम का थाना। मेरा उद्भव कहां हो गया? नागौर, की मेरी पीढ़ियां वहां से थी। और मेरा निवास स्थान का मतलब है वर्तमान में मैं कहां रह रहा हूं, वो मेरा क्या हो गया दोस्तों? वो मेरा रेजिडेंस हो गया, निवास स्थान हो गया। तो वो क्या हो गया वर्तमान में? रिंगस। बात समझ में आई होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 16(2) ये कहता है कि इन 7 आधार पर राज्य, कौन कौन से 7 आधार हैं? धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है,
उद्भव है, जन्म स्थान है, निवास स्थान है, इनके आधार पर राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 16(2). अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों थोड़ी सी आगे बात करना चाहता हूं अनुच्छेद 16(3) की। कौन से की बात करना चाहता हूं? अनुच्छेद 16(3). देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 16 ज्यादा टिपिकल नहीं है कुछ भी, सिर्फ 7 आधार याद रखने हैं और इन 7 आधारों को एक क्रम में याद रखना है, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। देखिए अनुच्छेद 16(3) ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या? बिल्कुल था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 16(3), और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। पानी पी लेता हूं दोस्तों एक बार। देखिए दोस्तों 16(3) क्या कहता है? 16(3) ये कहता है, एक बार 16(3) को बोलने से पहले रिपीट कर रहा हूं, 16(2) दोबारा सुनना। 16(2) में हमने ये पढ़ा था कि राज्य निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। बोलो दोस्तों, कहा था ना, 7वां ग्राउंड था निवास। एक तरफ 16(2) कहता है कि राज्य निवास के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, दूसरी तरफ 16(3) ये कहता है, क्या कहता है कि राज्य चाहे तो, दोस्तों गौर से सुनना, राज्य चाहे तो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को निवास के आधार पर, किसके आधार पर? निवास। दोबारा सुनना, अनुच्छेद 16(3) ये कहता है राज्य चाहे तो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को निवास के आधार पर वहां की सरकारी नौकरियों में क्या दे सकता है? प्राथमिकता। क्या दे सकता है? प्राथमिकता। गौर करना मेरी बात पे, कितना बढ़िया और खूबसूरत पर्सन हो सकता है, जरा सुनना। अनुच्छेद 16(3) ये कहता है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को वहां की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है, वरीयता दे सकता है। अब आप मेरे से ये कहेंगे कि सर एक तरफ आप 16(2) में कह रहे थे कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, दूसरी तरफ 16(3) में कह रहे हो कि भेदभाव कर सकता है। तो दोस्तों ये वही बात है जिस प्रकार 15(1) और 15(2) में कहा गया था कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, और 15(3) में कहा गया था कि राज्य महिलाओं और बच्चों को लेकर भेदभाव कर सकता है। मतलब 15(3), 15(1) और 15(2) का क्या था? अपवाद। उसी प्रकार 16(2) का अपवाद है 16(3). मतलब 16(3) के तहत राज्य निवास के आधार पर क्षेत्र विशेष के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? तो इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रहा हूं, सुनना। राजस्थान है अपना, मान लीजिए राजस्थान सरकार को ऐसा लगता है कि कोई क्षेत्र विशेष के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, तो राजस्थान सरकार की जो सरकारी नौकरियां होंगी, उन सरकारी नौकरियों में स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स होंगी, उसमें उस क्षेत्र के लोगों को वरीयता या प्राथमिकता दी जा सकती है, अर्थात उनके लिए निश्चित सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए ढूंढाड़, मारवाड़, राजस्थान में कोई वैकेंसी निकली तो उस वैकेंसी में ढूंढाड़ क्षेत्र के लिए या मारवाड़ क्षेत्र के लिए 200 सीटें आरक्षित कर दी। ऐसा प्रावधान किया जा सकता है अनुच्छेद 16(3) के तहत, क्योंकि वो निवास के आधार पर भेदभाव करने की बात कहता है, तो निवास के आधार पर भेदभाव कर लिया कि ये क्षेत्र काफी पिछड़े हुए हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात कहूंगा दोस्तों, आप तुरंत ये कहेंगे कि सर ऐसा हो गया तो फिर तो हर राज्य सरकार अपने वहां की सरकारी नौकरियों में, अपने गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियों में उस राज्य के लोगों को वरीयता देगी। फिर तो प्रत्येक राज्य सरकार ऐसा करेगी कि हर राज्य सरकार अपनी नौकरियों में वहां के लोगों को प्राथमिकता देने लग जाएगी। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनुच्छेद 16(3) के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद। मतलब किस राज्य सरकार में, राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं उसमें किस क्षेत्र के लोगों को वरीयता देनी है, इस संबंध में कानून वहां के विधानमंडल द्वारा नहीं बल्कि संसद द्वारा बनाया जाएगा। मतलब अगर राजस्थान द्वारा राजस्थान के किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को वहां की सरकारी नौकरियों में वरीयता देनी है, तो इस संबंध में कानून राजस्थान का विधानमंडल नहीं बनाएगा बल्कि इस संबंध में कानून बनाएगी अपनी संसद। कौन बनाएगी दोस्तों? संसद। मतलब कहने का, अगर किसी राज्य की सरकारी नौकरियों में वहां के क्षेत्र विशेष के लोगों को निवास के आधार पर प्राथमिकता देनी है, तो इस संबंध में कानून उस राज्य का विधानमंडल नहीं बनाएगा बल्कि संसद द्वारा बनाया जाएगा, और संसद कानून बनाएगी तो वहां भेदभाव की बात नहीं होगी। मीन टू से कि कोई भी राज्य सरकार अगर विधानमंडल को यह छूट दे दी जाए कि आप ही कानून बनाएंगे, तो ऑफिशियल सी बात है दोस्तों, ऑफिशियली वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो अपने क्षेत्र के लोगों को वहां की नौकरी में वरीयता देंगी। दोस्तों एक अवधारणा का नाम सुना होगा आपने, भूमिपुत्र, सन ऑफ सॉइल।
सुनना जरा, आपने सुना होगा भूमिपुत्र की अवधारणा। दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि भूमिपुत्र की अवधारणा से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है, तो वो 16(3) ही है दोस्तों। कौन सा है? 16(3). आप कहेंगे सर कहां से आ गया ये आर्टिकल्स में भूमिपुत्र की बात कहां से आ गई? बिल्कुल कंसेप्ट के तौर पर ये आर्टिकल यहां से जोड़ के पूछ सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? तो दोस्तों बेसिकली हम एक चीज देखते हैं कि क्षेत्र विशेष के जो संसाधन होते हैं वहां पर सबसे पहले हक वहां के लोगों का होता है, लोकल लोगों का होता है। उसी के आधार पर यह अनुच्छेद 16(3) का जो आधार है वो भूमिपुत्र पे आधारित है। कैसे आधारित है? कि किसी क्षेत्र विशेष के संसाधनों पर सबसे पहले अधिकार जो होता है वो वहां के क्षेत्र विशेष के लोगों का होता है, और इस भूमिपुत्र की अवधारणा पर ही आधारित है यह अनुच्छेद 16(3). मैं सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि 16(3) का जोड़ने का जो उद्देश्य है वो ये है कि क्षेत्र विशेष का मतलब अगर कोई क्षेत्र विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं, ऐसे प्रावधान किए जाते हैं। और ये शक्ति जो दी गई है वो शक्ति संसद को दी गई है। एक बार फिर एग्जांपल दे रहा हूं, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, कर्नाटक एक राज्य है भारत का। देखिए कर्नाटक की बात करें, भारतीय संविधान में 98वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 98वां। इस 98वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में संशोधन कौन करती है? संसद। कर्नाटक के राज्यपाल को 98वें संविधान संशोधन के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा था और अनुच्छेद का नाम था 371(j). कौन सा था दोस्तों? 371(j). आप अच्छे से जानते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ भी है कि अनुच्छेद 371 के तहत बहुत सारे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। मूल रूप से 371 में महाराष्ट्र, गुजरात थे, फिर 371 में नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर असम है, फिर मणिपुर है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर सिक्किम है। इनकी बात की गई है, डिटेल में मेरा पढ़ाया हुआ है। बात करते हैं आगे। कभी 371 को लेकर भी हम वीडियो बनाएंगे। 371 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कभी समय मिला तो इसको लेकर भी हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। फर्स्ट ग्रेड में इस बार अनुच्छेद 371 का प्रश्न पूछा भी गया था जीके के पेपर में कि मूल रूप से अनुच्छेद 371 में किन राज्यों का उल्लेख, तो उसे मैंने बताया था महाराष्ट्र और गुजरात का उल्लेख है। कभी अलग से देखेंगे। देखिए दोस्तों, कर्नाटक के राज्यपाल को 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 371(j) जोड़कर अनुच्छेद 371(j) के तहत कर्नाटक के राज्यपाल को कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों के लिए, उन क्षेत्रों में कर्नाटक के सामान्यतः 4 जिले आते हैं जिनमें बीदर है, गुलबर्गा वाला, बीदर गुलबर्गा बोल दूं, गोलकुंडा है, बीजापुर है, रायचूर है। ये जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों को डेवलप करने के लिए, इनको ऊपर लाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को शक्तियां दी गई हैं कि आप इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ऐसा 98वें संविधान संशोधन के तहत 371(j) जोड़कर प्रावधान किया गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कर्नाटक राज्य के जो ये 4 जिले हैं, इनके विकास के लिए, इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, इनके उत्थान के लिए अलग से प्रावधान कर सकते हैं। कौन? कर्नाटक के राज्यपाल। लेकिन इस संबंध में कानून कौन बना रही है? कानून भारत की संसद बना रही है। मतलब कहने का दोस्तों, अनुच्छेद 16(3) के तहत जब किसी भी राज्य के जो विशेष क्षेत्र के लोग होते हैं उनको निवास के आधार पर जब सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है वहां की राज्यों की, तो इस संबंध में कानून वहां की राज्य सरकार नहीं बल्कि भारतीय संसद द्वारा बनाया जाता है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिससे यह बात एकदम आपके क्लियर हो जाए। इसके लिए एक एग्जांपल और दे देना चाहता हूं। मान लीजिए ये राजस्थान है, यूपी है, एमपी है और ये भारत है अपना। ये भारत के तीनों राज्य हैं। दोस्तों राजस्थान की सरकारी नौकरियों में अगर किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को क्या देनी है? प्राथमिकता। यूपी के लोगों को क्या देनी है? प्राथमिकता। यूपी की बात कर रहा हूं। एमपी में एमपी के लोगों को प्राथमिकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की सरकारी नौकरियों में राजस्थान के किसी क्षेत्र के लोगों को निवास के आधार पर प्राथमिकता देनी है, और यूपी की सरकारी नौकरियों में यूपी के किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को देनी है, और एमपी के सरकारी नौकरियों में एमपी के लोगों को निवास के आधार पर प्राथमिकता देनी है, तो इस संबंध में कानून जो है वो राजस्थान, यूपी और एमपी की राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाए जाएंगे। इस संबंध में कानून भारत सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों। एक बात और कह दूं इसके साथ साथ, कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर राजस्थान में कोई वैकेंसी आई, राजस्थान में
एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल अप्लाई किया। दोस्तों याद रहे, अगर यूपी का कोई बंदा राजस्थान की सरकारी नौकरियों में, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में अप्लाई करेगा, तो अगर वो वहां एसटी एससी में आता है तो यहां वो एसटी एससी में नहीं आएगा, यहां वो किस में अप्लाई करेगा? जनरल में अप्लाई करेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, राजस्थान में जो लोग एसटी एससी में आते हैं वो एसटी एससी में अप्लाई करेंगे, ओबीसी के ओबीसी में अप्लाई करेंगे, जनरल के जनरल में अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर राजस्थान के लोग दूसरे स्टेट में जाकर अप्लाई करते हैं, जैसे राजस्थान के लोग यूपी की स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं, राजस्थान के लोग एमपी की स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में अप्लाई करते हैं, तो वो अप्लाई जो करेंगे तो वहां वो एसटी एससी में नहीं आएंगे, वहां वो जनरल सामान्य वर्ग से अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये बात भी याद रहे। जैसे राजस्थान में कोई बंदा एसटी से बिलोंग करता है तो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में एसटी से अप्लाई करता है, कोटे से। लेकिन अगर वो बंदा यूपी और एमपी की स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में अप्लाई करेगा तो वहां वो एसटी में काउंट नहीं होगा, वहां वो जनरल में काउंट होगा। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रही है मेरी बात? एक बात और कह दूं, केंद्र सरकार की जो भी नौकरियां होती हैं और जो राज्य सरकार की नौकरियां होती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो रिजर्वेशन होता है, जिसकी बात मैं अनुच्छेद 16(4) में करूंगा, आपके सामने रखूंगा, आपने देखा भी होगा। ओबीसी को केंद्र की सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन है और राजस्थान में राजस्थान की सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 21% आरक्षण है। सर ये अंतर क्यों है? राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट्स की जो सर्विसेज होती हैं उसमें एसटी को 12% रिजर्वेशन है, लेकिन सेंटर में 7.5% है। एससी के साथ भी ऐसा है, स्टेट गवर्नमेंट्स में 16 है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 15 है। तो सर ऐसा क्यों होता है? इसको लेकर हम बात करेंगे जब रिजर्वेशन हम पढ़ेंगे सरकारी नौकरियों में, अनुच्छेद 16(4) में। अनुच्छेद 16(4) जो गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का आधार है एसटी, एससी और ओबीसी के लिए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर, उसमें जब हम बात करेंगे तो उस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रिजर्वेशन अलग अलग क्यों है, राजस्थान में इतना परसेंट क्यों है, सेंटर में इतना परसेंट क्यों है, ये इनमें डिफरेंसेस क्यों है, इनकी मैं बात करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा। आज हमने देखा अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(2) और अनुच्छेद 16(3). जाते जाते मैं एक बार इनको फास्टली रिपीट कर देना चाहता हूं जिससे ये चीजें आपके जहन में आ जाएं। 16(1) में हमने क्या देखा? लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात राज्य के अधीन रोजगार एवं नियुक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 16(1). 16(2) में हमने क्या देखा दोस्तों? 16(2) में हमने देखा कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये 16(2) में देखा। 16(3) में हमने देखा कि राज्य सरकार की नौकरियों में किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को निवास के आधार पर वहां की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा सकती है। यह अनुच्छेद 16(3) में देखा। किंतु इस संबंध में कानून जो बनाएंगी वो राज्य सरकार नहीं बनाएंगी बल्कि संसद द्वारा बनाया जाएगा। जाते जाते मेरे जहन में एक बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहा है, और वो प्रश्न क्या है? अगर मान लीजिए प्रश्न ये पूछ ले कि अनुच्छेद 16(3) के तहत, प्रश्न सुनना दोस्तों गौर से, कितना बढ़िया हो सकता है। अनुच्छेद 16(3) के तहत किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को सरकारी नौकरियों में जो प्राथमिकता दी जाती है वो किस आधार पर दी जाती है? जन्म स्थान, गौर करना मेरी बात पे एक बार, कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है। जन्म स्थान, निवास, जाति, धर्म। प्रश्न क्या था मेरा? मेरा प्रश्न यह था दोस्तों कि अनुच्छेद 16(3) के तहत किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को वहां की सरकारी नौकरियों में जो प्राथमिकता दी जाती है उस प्राथमिकता का आधार क्या होता है? जन्म स्थान, निवास, जाति या धर्म। तो अपना आंसर आएगा दोस्तों निवास, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि निवास के आधार पर राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में वहां के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। किंतु इस संबंध में कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी दोस्तों। कौन बनाएगी दोस्तों? संसद बनाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आशा करता हूं कि अनुच्छेद 16(1), 16(2) और 16(3) आपके समझ में आए होंगे। किंतु फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। और जो एक्स्ट्रा प्रश्न बच्चे पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछिए, लेकिन मैं अभी आप कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के, तो बच्चे सोचते हैं कि सर आपने हमारे क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं किए कमेंट बॉक्स में, आपने हमारे क्वेश्चन नहीं बताए। दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड बात करने की कोशिश कीजिए। टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है एक बार उनको पूछने की कोशिश कीजिए। जो टॉपिक जहां आएगा उसको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं तो आप कीजिए।
जब एक अच्छा संग्रह हो जाएगा क्वेश्चन का, तो हम उन सब मुद्दों को लेकर एक अलग से क्लास रखेंगे, एक अलग से वीडियो बना लेंगे। उस वीडियो में हम आपकी सारी बातें करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन आए भी थे, सर बर्खास्त क्या होता है, सर निलंबन क्या होता है, सर अधिनियम और विधेयक में क्या अंतर है, सर धर्मविहीन राजनीति मृत्यु के समान है, ये किसने कहा था। मतलब ऐसे सारे प्रश्न आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी से रिलेटेड, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं आप निश्चित रूप से पुटअप कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको संतुष्ट करने की। एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा इसके लिए। अभी हम मौलिक अधिकार पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मुझे आवश्यकता महसूस हुई तो मैं बीच में एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा इसके लिए। और मैं चाह भी रहा हूं, मेरी ऐसी दिल इच्छा भी है कि मैं संविधान संशोधन को लेकर एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊं, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर संविधान में संशोधन कैसे होता है। आप बार बार कहते हो विधेयक है, ये बिल है, ये एक्ट है, ये अधिनियम है, ये विशेष बहुमत है, ये सामान्य बहुमत है, ये विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति है। सर ये क्या है? सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, ये सर क्या है सर? तो इनकी बातें मैं करूंगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जुड़े रहिए चैनल के साथ और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। निश्चित रूप से जो कोशिश जारी है वो जारी रहेगी कि आपकी जो हर प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर क्लासें चल रही हैं वो कंटिन्यू रहें। और जुड़े रहिए, आप क्लासों का आनंद लीजिए, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का भी मजा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।